सबसे पहले मार्केट अपडेट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो आज भी हमें देखने को मिला है लार्ज कैप जो हमारा है निफ्टी 100 इंडेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स भी है वो हमें डाउन देखने को मिला है। 0.30% तक लार्ज कैप इंडेक्स डाउन है जो कि निफ्टी 100 इंडेक्स है। लार्ज कैप फंड्स कल फिर से हमें निगेटिव में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव या ऑलमोस्ट फ्लैट ही हम कह सकते हैं इसको। तो वैसा ही परफॉर्मेंस हमें मिड कैप फंड्स के अंदर देखने को मिल सकती है। और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आज सबसे ज्यादा चढ़ा है, 0.41% के आसपास का जंप इसने दिखाया है। तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कल हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। एंड माइक्रो कैप जो इंडेक्स है वो भी 0.31% के पास हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में थे। मिड कैप जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट था और लार्ज कैप जो है वो अच्छी खासी निगेटिव में आज हमें देखने को मिल गया है। तो मूड माहौल जो मार्केट का है वो न बहुत ज्यादा यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है, न बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मिक्स्ड मूड माहौल चल रहा है, न बहुत ज्यादा मतलब जो पिछले कुछ दिनों से कुछ ट्रेडिंग सेशन से सिनेरियो चल रहा है मार्केट को, ना मार्केट बहुत ज्यादा गिरना चाह रही है, ना मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ना चाह रही है। इसी लेवल पे 25,000 के आसपास पहुंचती है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है और उसी के थोड़ा सा मतलब 24,500, 600, 700, 800 यही सब लेवल से आराम से इसके ऊपर कंसोलिडेट यहाँ पे करके टाइम बिता रही है मार्केट। अब मुझे तो पता नहीं क्योंकि सब कुछ तो ठीक ठाक ही इकोनॉमी में हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब कुछ वैसा बहुत बुरा तो नहीं हो रहा है, हो सकता है मार्केट किसी गुड न्यूज का वेट कर रही है जिसके बाद जंप हमें मार्केट को के अंदर देखने को मिल जाए। हो सकता है वो गुड न्यूज वो ट्रिगर पॉइंट आरबीआई का रेट कट बन जाए, जिसकी काफी सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार हो सकता है अप टू 50 बेसिस पॉइंट तक का भी रेट कट हमें देखने को मिल जाए और उसके कारण हो सकता है वो मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट बन जाए। आप अपनी राय देना, क्या रेट कट का इफेक्ट मार्केट के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए थोड़ी सी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लोज वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, एफआईएस डीआईएस भी खरीद रहे हैं, तो फिर मार्केट इतना मतलब कंसोलिडेट या फिर ऊपर नीचे वॉलेटाइल क्यों हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ सीधा सीधा क्यों नहीं भाग रही? क्योंकि एफआईएस भी खरीद रहे हैं, डीआईएस भी खरीद रहे हैं, मतलब घरेलू निवेशक जो है इंस्टीट्यूशंस वो भी खरीद रहे हैं और बाहरी इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी है जो कि यहाँ पे सेलिंग कर रही है। सबसे पहले तो जो डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है जब तक एक बार फिर से ऑल टाइम हाई हिट करके ऊपर नहीं जाता है मार्केट, ये जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनका सेलिंग का जो प्रेशर है वो बना रहेगा। ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि देखो अभी उनके पास एक टारगेट है 26,000 ऑल टाइम हाई, तो जितना ज्यादा 26,000 के पास जाएगी ना मार्केट उतना ज्यादा वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठने की कोशिश करेंगे कि फिर मार्केट गिरेगी तो खरीदेंगे, फिर मार्केट गिरेगी तो खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं करते, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते रहते हैं और 26,000 एक बार हिट करके ऊपर निकल जाएगा तो फिर उनका अपर सेलिंग खत्म हो जाएगा। अपर जो सीलिंग है, छत एक तरीके से मान लो 26,000 का है, तो उस छत के जितने पास जाती है मार्केट उतना जो ये डायरेक्ट इन्वेस्टर है स्टॉक में जो डायरेक्ट पैसा डाल के रखते हैं उनका थिंकिंग ये होता है मेजॉरिटी में जो इन्वेस्टर है उनका कि अब 26,000 तक जाने वाली है, अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, और इस कारण वो बेचकर निकलना चाहते हैं ताकि गिरेगी तो फिर से इन्वेस्ट करेंगे। अभी माइंडसेट पे एक सीलिंग लगा हुआ है कि 26,000 ऑल टाइम हाई है तो 26,000 जाते जाते हमें बेचना है। एक बार जब 26,000 क्रॉस कर जाएगी मार्केट फिर वो जो अपर सेलिंग मेंटली जो बैठा हुआ है वो हट जाएगा, फिर ऊपर का रास्ता खुल जाएगा, तो उसके बाद फिर ऊपर वो अच्छे तरीके से मार्केट जाएगी। तो ये एक पॉइंट है। तो रिटेल जो डायरेक्ट रिटेलर्स हैं या रिटेलर्स ही क्या डायरेक्ट में जितने भी हैं डायरेक्टली ही जो इन्वेस्टर हैं वो सेल कर रहे हैं। दूसरा, ये जो महीना है अप्रैल के बाद जो मई महीना है यहाँ पे ब्लॉक डील्स बहुत ज्यादा हुए, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास का डेटा निकल के आता है कि यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई है। अब ये जो ब्लॉक डील्स है वो प्रमोटर्स के बीच हुई है या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है वो कर रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे प्रमोटर अपना स्टेक बेचता है ना, तो प्रमोटर स्टेक बेच के मार्केट में वापस इन्वेस्ट नहीं करता है। प्रमोटर स्टेक बेच के या तो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या फिर जो भी उसको काम हो वो करता है, तो वो पैसा क्या होता है मार्केट से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो जैसे कोई फंड अगर बेच रहा है, जैसे मान लो क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्टॉक बेचा, ठीक है, और मोतीलाल म्यूचुअल फंड ने स्टॉक खरीदा, तो पैसा तो मार्केट में ही रह गया ना,
क्योंकि एक जगह से पैसा निकला और दूसरे जगह गया, लेकिन वो मार्केट के अंदर ही रह गया। लेकिन ये जो ब्लॉक डील्स के अंदर प्रमोटर्स अगर सेलिंग करते हैं, प्रमोटर कहीं कैसे भी अगर प्रमोटर स्टॉक बेचता है तो प्रमोटर बेच के पैसा बाहर मार्केट से निकाल लेता है, और इस कारण से वो थोड़ा सा गैप बन जाता है, और 50,000 करोड़ एक बड़ा गैप होता है। तो ये भी एक रीजन है कि ये जो प्रमोटर्स और जो इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो सेलिंग कर रहे हैं, तो इस कारण से जो है काफी बड़ा पैसा बाहर निकल रहा है। आईपीओ की अगर बात करते हैं तो आईपीओ भी आ रही है, आईपीओ आती है तो अगेन वो भी पैसा खींचती है मार्केट से। तो बहुत ज्यादा आईपीओ तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अच्छी खासी। अब बियर मार्केट के अकॉर्डिंग जो आईपीओ आ रही है, मतलब जो खराब मार्केट का सिनेरियो रहता है, वैसे में जो नंबर ऑफ आईपीओ आ रहे हैं वो ठीक ठाक है। रैली आएगी तो फिर से आईपीओ आने बढ़ जाएंगे, और रैली में तो कचरा कंपनीज भी आती रहती है, तो उधर भी थोड़ा पैसा खींचता है। तो ये सब रीजन है कि आपको दिखता है कि इतना सारा एसआईपी इनफ्लो गया, इतना सारा म्यूचुअल फंड का पैसा गया या अलग अलग फंड्स का पैसा गया, लेकिन मार्केट क्यों नहीं बढ़ा। तो उसके रीजन ये होते हैं कि जब ज्यादा पैसा आता है, यहाँ पे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो ज्यादा लोग यहाँ पे बेच के इधर उधर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये एक जो मेंटल सीलिंग पड़ी हुई है ना 26,000 के लेवल्स की, ये एक बहुत बड़ा रीजन इन सब चीजों का। क्योंकि प्रमोटर भी देखता है कि हाँ, एक ये सेलिंग पड़ी हुई है तो यहाँ पे एक बाउंड्री है, वहां से पहले हो सकता है गिरे मार्केट, इसलिए निकालना है, कुछ काम है, 6 महीने साल भर बाद भी काम है, तो अभी ही निकाल लो, क्योंकि फिर वो टच करके गिर के नीचे ना आए। इसके अलावा अगर एफआईआईज की बात करते हैं तो कैश मार्केट में हमें एफआईआईज खरीदारी करते हुए दिखते हैं, लेकिन कैश के साथ साथ अगर हम डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स सब देखते हैं, फ्यूचर्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स, तो सब मिला के नेट मई का जो मंथ है, वहां पे हमें उतनी ज्यादा बाइंग, जितना सिर्फ कैश में दिखता है, उतना बाइंग एफआईआईज की तरफ से भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ है पोजीशन मार्केट के अंदर में, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं जो कि आपको सामने से आंखों से नहीं दिख रही है, और यही सब रीजन हो जाते हैं जिस कारण से सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक जो धक्का, एक जो पुश है, वो मार्केट को चाहिए 26,000 तक जाने के लिए। 25,000 तक तो मार्केट आ चुकी है, अब एक लास्ट धक्का, एक लास्ट पुश, पॉजिटिव पुश। अब ऐसा नहीं कुछ अब ट्रम्प आके कुछ अलग ही घोटाला कर दे तब तो हो गया, तब तो वापस नीचे की तरफ का रास्ता शुरू हो जाएगा, लेकिन एक जबरदस्त वाला धक्का, जबरदस्त वाला पुश यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव साइड में। क्योंकि हो सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया तो ये एक बहुत बड़ी ही गुड न्यूज मार्केट के लिए हो सकती है, और वो एक लास्ट पुश लग सकता है। अब बात करते हैं जो सुबह में मैंने एसआईएफ का वीडियो बनाया। देखो, मैंने बोला था ना कि अगर मैं प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा ना, उस पर व्यूज नहीं आएंगे। लोगों को बस अपडेट्स चाहिए, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब नॉलेज नहीं चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। देखो, 2-3 हजार के आसपास ही व्यूज हुए होंगे अभी तक भी, मुझे लगता है। चलो, उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, मतलब वो मैं भी मिस कर गया, टैक्स के बारे में मैंने नहीं बताया उसके अंदर। तो एसआईएफ पर सेम टैक्स अप्लाई होगा जो टैक्स म्यूचुअल फंड पे अप्लाई होता है। जो इक्विटी बेस्ड एसआईएफ होंगे वो उस पे इक्विटी वाला टैक्स लगेगा अपना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो डेट बेस्ड एसआईएफ होंगे उस पे अपना डेट वाला जैसे टैक्स लगता है वो लगेगा। जो हाइब्रिड होंगे, जो हाइब्रिड एसआईएफ होंगे, उसमें जिस तरीके की होल्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मुझे मेरा जो ओपिनियन है इसको लेकर वो यही है, हाइब्रिड फंड्स को लेकर। बाकी इक्विटी और डेट में तो जैसे म्यूचुअल फंड पे लगता है वैसे लगेगा ही लगेगा। मैंने पूरा इंटरनेट को एकदम खंगाल दिया है, हर जगह ऑलमोस्ट सेम यही चीजें बताई गई हैं कि जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो जैसा म्यूचुअल फंड पे होता है वैसा ही होगा। जैसे आपको स्मॉल केस में होता है कि हर बाइंग सेलिंग पे, या पीएमएस में होता है हर बाइंग सेलिंग पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए होता है स्मॉल केस और पीएमएस में, क्योंकि स्मॉल केस और पीएमएस में आपके पर्सनल अकाउंट से स्टॉक्स जाते आते हैं या ऑर्डर प्लेस होता है। लेकिन एसआईएफ में ऐसा नहीं होगा। एसआईएफ में आपको यूनिट्स ही अलॉट होंगी, जो बाइंग सेलिंग डेरिवेटिव्स हो, कैश मार्केट में हो, या जैसे भी जो भी हो रहा है वो सब उधर ही होगा। आपको बस यूनिट्स अलॉट होंगी, इसलिए हर ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स वगैरह या कुछ ऐसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस देना होता है वैसे ही बस एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, और जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो एकदम म्यूचुअल फंड की तरह ही होगा। और यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि 10 लाख रुपए कौन, मतलब
इतना तो बहुत मुश्किल है 10 लाख रुपए मेंटेन करना और 10 लाख से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट रखना। तो देखिए यही तो बात ही है कि ये प्रोडक्ट बनाया ही नहीं गया है नॉर्मल लोगों के लिए, और ये बहुत कम लोगों को टारगेट ही किया गया है इस प्रोडक्ट को लेके। ये टारगेटेड प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे लोगों को है जिनको लगता है कि हम म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न पीएमएस के अंदर बन जाता है, और पीएमएस में डालने के लिए उनके पास 50 लाख नहीं है लेकिन 20-25 लाख रुपए हैं, और वो इलीगल स्कैमस्टर फ्रॉडस्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने सेबी ने यहाँ पे एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट ही दे दिया पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच में, कि कम से कम ठीक है तुमको जो मन है करो, कम से कम फ्रॉड स्कैम इलीगल चीजों के चक्कर में मत पड़ो। नॉर्मल लोगों के लिए ये है ही नहीं, सेबी भी ऐसा ही कहती है कि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। आप 5,000, 2,000, 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए वो नहीं है। वो है कि ठीक है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो चलो 20 लाख डाल दिए इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लोग जो अभी ग्रो ही करने की कोशिश कर रहे हैं, पोर्टफोलियो कॉर्पस को ग्रो ही करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सिनेरियो में म्यूचुअल फंड्स ही है। 3 साल 5 साल बाद जब एसआईपी एज ए प्रोडक्ट थोड़ा डेवलप करेगा, थोड़ा मेच्योर होगा, देन हो सकता है मेरा भी ओपिनियन बदले और भी कई सारे लोगों का ओपिनियन बदले। जब एसआईएफ एज ए प्रोडक्ट जब कुछ कई सारी एएमसीज लॉन्च कर देंगी, एंड जब ये प्रोडक्ट्स आज से 3 साल बाद 5 साल बाद अपने आप को प्रूव कर देंगे, देन हो सकता है कुछ और उस टाइम पे ओपिनियन हो। लेकिन अभी के लिए अनप्रूवन चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, यही मेरा ओपिनियन है।